तो चलिए ओपन कीजिए अपनी एनसीईआरटी हमारे साथ। नाउ रीड इट विद मैक्सिमम कंसंट्रेशन और मिनिमम टाइम में, जिससे आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे। तो आज का रूल बहुत ही सिंपल है। हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को डीकोड करेंगे एकदम सीरियल वाइज। हम कोई भी डेटा पॉइंट, साइंटिस्ट का नाम या छोटा सा भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। लेकिन चैप्टर 14 शुरू करने से पहले मैं देख रही थी कि एनसीईआरटी कहती है कि सिर्फ एक प्योरली ऑर्गेनिक अप्रोच या प्योरली रिडक्शनिस्टिक मॉलिक्यूलर अप्रोच लाइफ का पूरा सच नहीं बता सकती। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ एंट्री होती है सिस्टम्स बायोलॉजी की। सिस्टम्स बायोलॉजी हमें प्रूव करती है कि लिविंग फिनोमेना बेसिकली इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं। वेट, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, ये टर्म थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में नहीं होती, बल्कि जब वो कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब वो प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, सेल्स हों या टिश्यूज। ओह वाओ, मतलब एक सिंगल ब्रेन सेल के पास कोई थॉट नहीं होता, लेकिन जब बिलियंस ऑफ सेल्स इंटरैक्ट करते हैं तो कॉन्शियसनेस आ जाती है। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी यूनिट 5 की स्टार्टिंग में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, एक साइंटिस्ट की शॉर्ट बायोग्राफी, अल्फोंसो कॉटी। इनका लाइफ स्पैन 1822 से 1888 तक था। हाँ, अल्फोंसो कॉटी, मैं उनकी स्टोरी पढ़ रही थी। 1822 में उनका जन्म हुआ था और वो एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, लेकिन उनका करियर ट्रेजेक्टरी बड़ा अजीब था। उन्होंने शुरुआत तो रेप्टाइल्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की स्टडी से की थी। सही कहा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में उन्होंने अपना पूरा अटेंशन मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया। वेट, रियली? रेप्टाइल्स के हार्ट से सीधा मैमल्स के सुनने के मैकेनिज्म पर? हाँ, साइंस ऐसी ही होती है। फिर 1851 में उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया। उन्होंने कॉक्लिया के बेसिलर मेम्ब्रेन पर एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया जिसमें हेयर सेल्स होते हैं, जो मैकेनिकल साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट करते हैं ना, जिसे आज हम ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं। एग्जैक्टली। और उनकी डेथ 1888 में हुई। तो देखिए, हम ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमें एक ऐसे साइंटिस्ट की याद दिला रही है जिसने हियरिंग पर काम किया है। ये एक ब्यूटीफुल आयरनी है। हमारी बॉडी के सभी सिस्टम्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। खैर, अब सीधा चैप्टर 14 पर आते हैं। सबसे बेसिक सवाल, हम ब्रीद आखिर क्यों करते हैं? तो बेसिकली हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट? ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली ऑक्सीजन यानी O2 का यूज करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स जो हमें खाने से मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू बॉडी एनर्जी डिराइव करती है। लेकिन जब आप कुछ ब्रेक डाउन करते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। राइट, और वो बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। सही बात। और क्योंकि ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस लगातार चल रहे हैं, सेल्स को कंटिन्यूअसली O2 चाहिए और हार्मफुल CO2 को जल्दी बाहर निकालना है। इसी कंटिन्यूअस एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, लेकिन क्या सारे जानवर हमारी तरह ही सांस लेते हैं? आई मीन एनिमल किंगडम में तो इतनी डाइवर्सिटी है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि अलग-अलग एनिमल्स ने इस सेम प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व किया है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, उनका हैबिटेट कहाँ है और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो चलिए क्विक Q&A करते हैं इस पर। मैं एनिमल्स बोलती हूँ, आप उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए। सबसे लोअर इनवर्टेब्रेट्स जैसे स्पंजेस, क्वेलेंटरेट्स और फ्लैटवर्म्स, ये कैसे करते हैं? ये बहुत सिंपल है। इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ओके फ्यूचर डॉक्टर्स, इसके लिए क्विक निमोनिक लिख लीजिए। SFC। S से स्पंजेस, F से फ्लैटवर्म्स, C से क्वेलेंटरेट्स। तीनों में सिंपल डिफ्यूजन ओवर सरफेस। अच्छा, अर्थवर्म्स का क्या सीन है? अर्थवर्म्स अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और इंसेक्ट्स, उनका सिस्टम थोड़ा अलग होता है ना? हाँ, इंसेक्ट्स के पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसे ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर सीधा इन ट्यूब्स के थ्रू टिश्यूज तक पहुंचती है। और पानी वाले जानवर जैसे एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स और मलस्क्स? पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है, तो वो स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जिन्हें गिल्स कहते हैं। इसे ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। गॉट इट। और हम लोग? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, जमीन पर रहने वाले लोग वैस्कुलराइज्ड बैग्स यूज करते हैं जिन्हें लंग्स कहते हैं। इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं।
वैसे वर्टेब्रेट्स में फिशेस तो गिल्स यूज करते हैं, लेकिन एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स लंग्स यूज करते हैं। वेट, फ्रॉग्स तो एम्फिबियंस हैं, उनमें कुछ स्पेशल ड्यूल सिस्टम भी होता है ना? हाँ, फ्रॉग्स मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं। उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। चलिए जल्दी से 3 क्वेश्चंस फायर करती हूँ रिकैप के लिए। एसएफसी एनिमल्स कौन सा सरफेस यूज करते हैं? एंटायर बॉडी सरफेस इज सिंपल डिफ्यूजन। अर्थवर्म्स क्या यूज करते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल। और फ्रॉग्स का मॉइस्ट स्किन वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऑसम। अब चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आते हैं। आई वांट टू ट्रेस द पाथवे। अगर हवा एंटर कर रही है तो उसका एग्जैक्ट रूट क्या होगा? सबसे पहले एयर पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एंटर करती है, जो हमारे अपर लिप्स के ठीक ऊपर होते हैं। फिर वो नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चेंबर में जाती है, और वहां से नेजल चेंबर आगे फेरिंग्स में ओपन होता है। लेकिन फेरिंग्स तो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, राइट? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पाइप सेम है तो खाना विन पाइप में क्यों नहीं जाता? हाँ, वही तो। हम हर बार खाना खाते हुए चोक क्यों नहीं होते? क्योंकि फेरिंग्स आगे लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में ओपन होता है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। ओह, तो स्वॉलोइंग के टाइम पर क्या होता है? स्वॉलोइंग के टाइम ग्लॉटिस एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर हो जाता है। इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये खाने को लैरिंग्स में जाने से रोकता है। ब्रिलियंट डिजाइन। अब आते हैं विंड पाइप पर, यानी ट्रैकिया। एनसीईआरटी कहती है कि ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरैसिक कैविटी तक जाती है। लेकिन इसकी डिवीजन कहाँ होती है? ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ये डेटा पॉइंट स्ट्रिक्टली याद रखना है। ट्रैकिया एग्जैक्टली 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर डिवाइड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। फ्यूचर डॉक्टर्स, इसको हाईलाइट कर लो अपनी एनसीईआरटी में, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। अच्छा, डिवीजन के बाद ये ब्रोंकियल ट्री कैसे बनता है? प्राइमरी ब्रोंकाई आगे कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई और फाइनली ब्रोंकियोल्स। ये सब एंड होते हैं वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। पर वेट, अगर मैं स्ट्रॉ से हवा खींचूं तो स्ट्रॉ पिचक जाती है। ये ट्यूब सांस लेने पर कोलैप्स क्यों नहीं होते? कोलैप्स होने से बचाने के लिए ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक एक सपोर्ट सिस्टम होता है। इन्हें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करती हैं। इनकम्प्लीट मतलब सिर्फ सी शेप की, पूरी गोल क्यों नहीं है? हाँ, इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि ठीक इनके पीछे हमारा फूड पाइप यानी इसोफिगस होता है। अगर रिंग्स पूरी बंद होती तो खाना निगलते वक्त फूड पाइप एक्सपैंड नहीं कर पाता। अरे वाह, नेचर की इंजीनियरिंग कमाल है। और इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का आगे चल के क्या होता है? ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आगे बहुत सारे वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड और वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इनको हम एल्वियोलाई कहते हैं और ये पूरा ब्रांचिंग नेटवर्क मिलकर लंग्स बनाता है। लंग्स इतने डेलिकेट होते हैं, इनको फ्रिक्शन से बचाने के लिए कुछ डबल लेयर सिस्टम होता है ना? हाँ, बिल्कुल। लंग्स डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर होते हैं, जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड लंग सरफेस पर फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन हमारी थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होती है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग सरफेस के। समझ गई। अब इस पूरे सिस्टम को एनसीईआरटी 2 फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंज पार्ट। इनमें डिफरेंस क्या है? कंडक्टिंग पार्ट नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक होता है। इसका काम सिर्फ हवा को एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेरिक एयर को क्लियर करना, ह्यूमिडिफाई करना और उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाना भी है। और एक्सचेंज पार्ट? एल्वियोलाई और उनके डक्ट्स एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच। और ये सब एक एयरटाइट बॉक्स में रखा है जिसे थोरैसिक चेम्बर कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री कैसी होती है? डॉर्सल साइड पर यानी पीछे वर्टेब्रल कॉलम होती है। वेंट्रल यानी आगे स्टर्नम होता है। लैटरल साइड पर रिब्स होते हैं और लोअर साइड पर एक डोम शेप डायफ्राम होता है। राइट। और एनसीईआरटी कहती है कि हम डायरेक्टली अपने लंग्स का वॉल्यूम ऑल्टर नहीं कर सकते। थोरैसिक वॉल्यूम चेंज होता है तभी लंग्स एक्सपैंड होते हैं। ये फिजिक्स आगे काम आएगी, लेकिन उससे पहले रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स बताइए। स्टेप 1 ब्रीदिंग, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर और एल्वियोलर एयर बाहर आती है। स्टेप 2 एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस O2 और CO2 का डिफ्यूजन। स्टेप 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। स्टेप 4 ब्लड और टिश्यूज के बीच गैसेस का डिफ्यूजन। और स्टेप 5
सेल्स द्वारा O2 का यूटिलाइजेशन फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस और CO2 का रिलीज। परफेक्ट। एक और क्विक रिकैप हो जाए, ट्रैकिया किस वर्टेब्रा के लेवल पर डिवाइड होती है? 5th थोरासिक वर्टेब्रा। ब्रोंकियल ट्यूब्स किस वजह से कोलैप्स नहीं होते? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से। सेल बाउंड्री कौन बनाता है? वर्टेब्रल कॉलम। स्पॉट ऑन। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर चलते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम सांस अंदर एक्चुअली खींच कैसे लेते हैं? ये पूरा मैकेनिज्म प्रेशर ग्रेडियंट्स पर बेस्ड है। इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर लेना तभी होता है जब लंग्स के अंदर का प्रेशर, जिसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। मतलब लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए। और एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ना तब होता होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन लंग्स के पास खुद तो मसल्स हैं नहीं ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो डायफ्राम और रिब्स के बीच की स्पेशलाइज्ड मसल्स, जिन्हें एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल्स कहते हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाती हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इंस्पिरेशन में वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? एनसीईआरटी में 2 स्पेसिफिक एक्सेस मेंशन किए हैं। हाँ देखिए, इंस्पिरेशन इनिशिएट होता है डायफ्राम के कंट्रैक्शन से। जब ये कंट्रैक्ट होता है तो थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाता है, यानी टॉप टू बॉटम। अच्छा, डायफ्राम नीचे गया तो एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में स्पेस बढ़ गया। और रिब्स वाले मसल्स का क्या? फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो रिब्स और स्टर्नम को ऊपर उठाते हैं, जिससे वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाता है, यानी आगे से पीछे। तो ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया। और क्योंकि डब्बा बंद है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ा तो फिजिक्स कहती है प्रेशर कम होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ड्रॉप होता है और हवा अंदर घुस कर जाती है। सही पकड़ा। और एक्सपिरेशन के टाइम पे ठीक इसका उल्टा होता है। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, थोरैसिक वॉल्यूम कम होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है और हवा बाहर। लेकिन हम अपनी मर्जी से जोर से भी तो सांस ले सकते हैं ना? उसमें कौन हेल्प करता है? वहाँ हमारी एब्डोमिनल मसल्स हेल्प करती हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने में। वैसे एक नॉर्मल हेल्दी इंसान मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होने वाले वॉल्यूम को हम क्लिनिक्स में मेजर कैसे करते हैं? एक डिवाइस होता है जिससे स्पायरोमीटर कहते हैं। ये पल्मोनरी फंक्शंस के क्लिनिकल असेसमेंट में यूज होता है। एक और क्विक रिकैप फ्यूचर डॉक्टर्स। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरैसिक वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ता है? एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। लॉक्ड इट इन। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब मैथ्स और वॉल्यूम्स पर आते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेट रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम या टीवी क्या है? टीवी एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम इंस्पायर या एक्सपायर होने वाली हवा का वॉल्यूम है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 500 ml होती है। ओह, तो अगर हम 12-16 ब्रेथ्स पर मिनट लेते हैं तो इस हिसाब से एक हेल्दी ह्यूमन एक मिनट में 6000 से 8000 ml हवा इंस्पायर या एक्सपायर करता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सही मैथ लगाया आपने। अब बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV की। ये वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो आप फोर्सेबल इंस्पिरेशन यानी पूरी ताकत से खींची गई सांस से अंदर ले सकते हैं। ये काफी बड़ा होता है, अराउंड 2500 ml से लेकर 3000 ml तक। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV होगा, राइट? नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद फोर्स लगाकर कितनी हवा और बाहर निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू कितनी है? ERV रफली 1000 ml से 1100 ml होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आप कितना भी फोर्स लगा लें, लंग्स पूरे खाली नहीं होते। वेट, रियली? पूरे खाली नहीं होते? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लंग्स कंप्लीटली एम्प्टी हो गए तो वो गीले गुब्बारे की तरह आपस में चिपककर कोलैप्स हो जाएंगे। उन्हें खुला रखने के लिए जो हवा फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी अंदर बची रहती है, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम यानी RV कहते हैं। ये 1100 ml से 1200 ml होता है। अच्छा फ्यूचर डॉक्टर्स, इन चारों वॉल्यूम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखने के लिए कमाल का न्यूमोनिक देती हूँ। IRET। I फॉर IRV सबसे बड़ा 2500-3000, R फॉर RV सेकंड नंबर पे 1100-1200, E फॉर ERV थर्ड पर 1000-1100 और T फॉर TV सबसे छोटा अप्रॉक्स 500। IRET याद रखे बस। ये निमोनिक सच में बहुत यूजफुल है। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को कंबाइन करके हम कैपेसिटीज निकालते हैं। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी IC
एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप टोटल कितनी हवा अंदर ले सकते हैं? तो इसमें नॉर्मल सांस यानी टीवी आएगा प्लस फोर्सिबल वाली आईआरवी आएगी। सो आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी। सही बात। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यानी ईसी में एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप टोटल कितनी हवा निकाल सकते हैं? तो टीवी प्लस ईआरवी। गॉट इट। अब अगला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में नेचुरली कितनी हवा बची है? मैंने टीवी निकाल दी तो अंदर मेरा ईआरवी बचा है और आरवी तो हमेशा रहता ही है। तो एफआरसी इज इक्वल टू ईआरवी प्लस आरवी, है ना? परफेक्टली डिराइव्ड। अब आती है वाइटल कैपेसिटी यानी वीसी। इसका मतलब है एक्सट्रीम फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी हवा ब्रीद इन कर सकते हैं। इसमें आप एक्सट्रीम साइकिल कवर कर रहे हैं तो ईआरवी, टीवी और आईआरवी तीनों आएंगे। वीसी इज इक्वल टू ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। और फाइनल बॉस है टोटल लंग कैपेसिटी यानी टीएलसी। मैक्सिमम इंस्पिरेशन के एंड पर लंग्स में टोटल कितनी हवा है। इसमें चारों आएंगे, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, या शॉर्ट में कहें तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम वीसी प्लस आरवी। लेट्स डू अ फाइनल रैपिड फायर फॉर दीज फॉर्मूलाज। रेडी? टीवी और ईआरवी मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी। ईआरवी और आरवी मिलकर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। और ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी मिला दे तो वाइटल कैपेसिटी वीसी। मैथ आसान है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिल्कुल। और देखिए, इसी के साथ हमने पूरा एनाटॉमी, मैकेनिज्म और मैथ कवर कर लिया बिना कोई कॉन्सेप्ट स्किप किए। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, बधाई हो। हमने पूरे सेगमेंट को सीरियली ठीक वैसे ही एनालाइज किया जैसा एनसीईआरटी में लिखा है, अल्फोंसो कॉटी से लेकर टाइडल वॉल्यूम्स तक। अब आप सबके लिए एक सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट्स में देना है। ध्यान से सुनिए। ट्रकिया किस थोरैसिक वर्टेब्रल के लेवल पर डिवाइड होता है? अपना आंसर इमीडिएटली कमेंट